बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 14 शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन मैं गैर हाजिर रहा, उसकी वजह रमज़ान शरीफ की मसरूफियात थीं। रमज़ान शरीफ की मसरूफियात की वजह से लेक्चर के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। अब इंशाअल्लाह ये काम रमज़ान शरीफ के बावजूद डेली बेसिस पर होता रहेगा। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और स्टूडेंट्स इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 14 का जो नाम है वो है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है इसको हमने देखना है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि हम पहले कुछ बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको रिपीट करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, ताकि जब हमें इस चैप्टर में उनकी ज़रूरत हो तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता हो, हमारे जहन में वो बातें हों। तो पीरियडिसिटी सबसे पहले हम देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस के नाम क्या हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हम ओरिजिनल एंगल थीटा के अंदर 2 पाई को प्लस करें यानी कि इंक्रीज कर दें या डिक्रीज करें यानी माइनस कर दें, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओरिजिनल एंगल थीटा के अंदर 2 पाई प्लस कर दें या माइनस कर दें तो क्या करता है? अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। और यहाँ पर जो थीटा है इसका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होता है और ये जो n आपको नज़र आ रहा है इस n का ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से है। और थीटा में प्लस नज़र आ रहा है, इसका मतलब है थीटा में 2 पाई का जो मल्टीपल है वो ऐड हो रहा है, यानी कि थीटा में हम इंक्रीज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। और अगर माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है डिक्रीज कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो अब ये जो बिहेवियर है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करने वाला, ये बिहेवियर कहलाता है पीरियडिसिटी। और जो फंक्शंस ये बिहेवियर शो करते हैं तमाम फंक्शंस क्या कहलाते हैं? वो पीरियाडिक फंक्शंस होते हैं। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पीरियाडिक हैं क्योंकि वो हर इंक्रीज या डिक्रीज के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। और इंक्रीज क्या हो रहा है? 2 पाई का इंक्रीज हो रहा है, यानी एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। एक चक्कर जैसे हम सर्कल में लगाते हैं तो सर्कल में एक चक्कर जब मुकम्मल होता है, सर्कल कंप्लीट सर्कल जब बनता है तो उस वक़्त जो एंगल बनता है वो 2 पाई होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2 पाई को हम प्लस करेंगे और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2 पाई माइनस होगा। तो ये रोटेशन की वजह से प्लस या माइनस होगा। इसके बाद हम देखते हैं पीरियड क्या होता है। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ पीरियड्स हैं, उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हैं जिनको हम ओरिजिनल एंगल में ऐड करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू तब्दील नहीं होती, फंक्शन सेम आंसर देता है। तो पीरियड क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको हम ओरिजिनल एंगल में ऐड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? पीरियड कहलाती है। इसी तरीके से अब ये हमें याद रखना है, ये सारी बातें वो जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, अब जस्ट हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपको पता है।
तो ये दो फंक्शन जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इनके लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो है पाई। तो tan थीटा और cot थीटा जो है इनका पीरियड पाई है, और बाकी चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका पीरियड 2 पाई है। यानी कि साइन थीटा जो है उसका पीरियड 2 पाई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो थीटा है, इस थीटा में 2 पाई को हम प्लस कर दें तो फंक्शन की साइन थीटा की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो ये कंडीशन पूरी कर रहा है वो 2 पाई है। इसी तरह cos थीटा में, इस थीटा में 2 पाई को प्लस कर दें तो cos थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो ओरिजिनल एंगल में ऐड होता है, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरीके से ये थीटा है, इस थीटा में पाई को ऐड करें हम तो tan थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो ओरिजिनल एंगल में ऐड होता है और फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरीके से बाकी फंक्शंस के लिए है। तो ये बातें हमने याद रखनी है। तो पीरियड की डेफिनेशन यही थी कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसा एंगल या ऐसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिसको आप ओरिजिनल एंगल में ऐड करें और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। अब हम चैप्टर में हमने पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? तो सॉल्यूशन तो बात की बात है ना, पहले तो हमने देखना ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई एक, कम से कम कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे मसलन ये लिखा हुआ sin x इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ ये एक इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x मौजूद है, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या हो गई? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक और इक्वेशन है जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हैं, तो ये इक्वेशन भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो। तो हमारा काम यहाँ पर इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल का लफ्ज़ बहुत यूज़ होगा। तो इस रेफरेंस एंगल क्या है? ये स्मॉलेस्ट एंगल है जो टर्मिनल साइड जो है किसी भी गिवन एंगल की टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल रेफरेंस एंगल कहलाता है। कोई गिवन एंगल है हमारे पास, उस गिवन एंगल की टर्मिनल साइड कहाँ हो? एक्स एक्सिस या हर एंगल बनाए और वो स्मॉलेस्ट एंगल हो। एक से ज़्यादा वो टर्मिनल साइड जो है एक से ज़्यादा एंगल बना सकती है, ठीक है जी। टर्मिनल साइड जो है एक्स एक्सिस के साथ एक से ज़्यादा एंगल बना सकती है। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के साथ बनाती है वो एंगल कहलाता है रेफरेंस एंगल। यहाँ पर जो हम एंगल लेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा होगा टर्मिनल साइड के लिए, वो एंगल कहलाएगा रेफरेंस एंगल, और वही स्मॉलेस्ट एंगल होगा ना। ये रेफरेंस एंगल बहुत यूज़ हमने करना है। इसके बाद कुछ बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ये देखें, अभी तक हमने चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया, हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो जब हम चैप्टर शुरू करें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात है, इनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं, और इन्फिनिट सॉल्यूशन होने की वजह उनका बिहेवियर है पीरियाडिक, क्योंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियाडिक होते हैं और हर पीरियाडिक फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो इसलिए उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो
इन्फिनिट होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस इन्फिनिट होते हैं, ये हमने याद रखना है। एन पाई जब हम लिखते हैं तो इस एन पाई का मतलब क्या है कि एन जो है कोई इंटीजर है, ये पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से चलते जाएं, तो इस सब को जनरल हम क्या कह रहे होते हैं, एन पाई कह रहे होते हैं। ये इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है। एन यहाँ कोई भी इंटीजर होगा। उसके बाद 2n पाई जब हम लिखते हैं तो ये n पाई का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। किसी भी इंटीजर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन हो जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है जी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें ये जो 2n है ये इवन नंबर है। ये वाला 2n का मतलब क्या होता है, इवन नंबर है। किसी भी इवन नंबर को जनरल हम 2n कह रहे होते हैं। अब उस इवन नंबर में जब हम +1 करेंगे, जब हम इवन नंबर में +1 करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो 2n + 1 का मतलब है ऑड नंबर है, तो पाई के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ये हमने याद रखना है। ये इवन नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं, यानी कि ऐसे दो सेट हैं जिसमें एक सेट में इवन नंबर मौजूद हैं, दूसरे में ऑड नंबर मौजूद हैं। और ये नंबर कौन से हैं, पाई के मल्टीपल्स हैं। फिर इन दोनों का यूनियन टोटल के बराबर हो जाएगा, यानी कि इवन और ऑड दोनों इंटीजर इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम इंटीजर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। क्योंकि इवन नंबर भी इस सेट के अंदर मौजूद हैं, ऑड नंबर भी इस सेट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये बातें फिर आपने याद रखनी है। आपको पता है जब हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं तो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, इसी तरीके से ये थर्ड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये फोर्थ पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने जो बात याद रखनी है वो ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर हम बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कर रहे हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं भी कहता तो इसका मतलब ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। तो इसके लिए एक सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है जो आपने याद रखना है। वो क्या है, ऑलवेज सर्व दी कंट्री। ऑलवेज सर्व दी कंट्री मतलब इसका हमेशा अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए कुछ करें। अपने मुल्क के लिए जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज का जो ए है, यानी कि फर्स्ट लेटर मैंने इसको कलर चेंज किया, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एस का मतलब है साइन थीटा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या बनता है, कोसेकेंट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसकी मिसाल सिंपल सी है कि अगर 2 पॉजिटिव है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 वो भी पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 वो भी पॉजिटिव है। इसलिए साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, अब ये टी का मतलब है टेन थीटा, तो टेन थीटा अगर पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो रिमेनिंग फंक्शन जो हैं, रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा, cot थीटा पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो C लिखा हुआ है ये C cos थीटा के लिए है। cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा वो भी पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव हो गए और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं। तब यहाँ पर एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इसी बात को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में S फॉर साइन थीटा है, साइन थीटा पॉजिटिव है, कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव है और जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में T फॉर टेन थीटा है तो टेन थीटा पॉजिटिव है, cot थीटा पॉजिटिव है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर cos थीटा है, cos थीटा पॉजिटिव है, सेकेंड थीटा पॉजिटिव है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव हैं। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल हम लेते हैं उसको हम थीटा कह रहे होते हैं। तो थीटा यहाँ पर ये क्या है, रेफरेंस एंगल होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा जो टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगी। तो ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका क्या होगा, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को किससे लिखेंगे हम, पाई माइनस थीटा से। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका 4 पाई माइनस थीटा। यानी सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल लेंगे, रेफरेंस एंगल थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका क्या होगा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। ये हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी एक्सरसाइज के लिए हमने देख ली हैं। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो हमने रिपीट की इनका हमें इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ जगहों पर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अब हमें कहा गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू -√3/2 which lie in 0 to 2 pi which lie in closed interval from 0 to 2 pi। यानी कि एक राउंड जो कंप्लीट होगा उस राउंड में जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमने गिवन इक्वेशन लिख ली है। अब आप देखें यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल रही है, साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है। अब साइन थीटा का हमें पता है कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यही बात हमने यहाँ लिख देनी है कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है इन क्वाड्रेंट 3 एंड 4। और रेफरेंस एंगल कौन सा है, इस वैल्यू के लिए जो एंगल बनेगा, ये जो गिवन वैल्यू है इसके लिए जो भी एंगल बनेगा वो हमने लिखना है। तो साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है, 60 पर, साइन 60 डिग्रीज। और 60 डिग्रीज को हम क्या लिखते हैं, π/3। तो इसका मतलब ये हुआ तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर जो हमें गिवन फंक्शन है वो साइन एक्स है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और रेफरेंस एंगल क्या है, π/3 है, यानी कि थीटा जो है यहाँ पर वो π/3 है। तो इस वक्त हमारे पास क्वाड्रेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 3 एंड 4। तब हमने जो सोल्यूशन फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी बनती हैं वो हमारे सोल्यूशंस हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को हम क्या लिखते हैं, π+θ। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका क्या है, π+θ। तो थीटा वाला काम कौन कर रहा है, वही जो रेफरेंस एंगल है, π/3। ठीक है जी।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 4π/3। इसके बाद क्वाड्रेंट 4 में चले जाते हैं हम। तो क्वाड्रेंट 4 में एंगल लिखने का क्या तरीका है, 2π-θ। तो ये थीटा हो गया। उसके बाद इसका एलसीएम लिया। तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या आ गई है, 5π/3। तो अब हमने x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ये गिवन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस हैं। तो अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये वो तरीका है, ये वो काम है जो हमने इस एक्सरसाइज में करना है। आपके सामने है, सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 अब हम देखते हैं। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास वो है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। इसको हम लिखेंगे और इसका सलूशन फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले तो हमने लिख दिया गिवन फंक्शन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो एक बात अब आपने याद रखनी है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसकी शक्ल कोई भी हो, उसको हम अगर साइन थीटा की शक्ल में चेंज कर सकते हैं वो कर लें, कॉस थीटा की शक्ल में चेंज कर सकते हैं वो कर लें, टेन थीटा की शक्ल में चेंज कर सकते हैं वो कर लें। तो कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा या कॉट थीटा उस शक्ल में हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं ना वो हमें आमतौर पर याद होती हैं, दूसरी हम भूल जाते हैं अक्सर। तो इसलिए वो काम हमने करना है जिसमें गलती का चांस कम से कम हो। तो ये हमने शुरू कर दिया काम। अब तब आप इसमें देखें साइन थीटा, पहले तो एक चीज़ में भूल गया, ये साइन थीटा कोसेकेंट थीटा 2 के बराबर है। तो इस कोसेकेंट थीटा को हम साइन में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। अब 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। कहाँ पर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 1/2 टेन किस एंगल पर होता है, सॉरी साइन थीटा 1/2 किस एंगल पर होता है, π/6 पर होता है। ठीक है, 30 के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसलिए रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6 बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास π/6, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो यहाँ पर 1 और 2 है। तो 1 के लिए तो एंगल सिर्फ थीटा होता है, वो हमने लिख लिया। अब दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल को हम क्या लिखते हैं, π-θ। दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल को हम क्या लिखते हैं, π-θ। तो वो लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू जो आई है वो π/6 आई है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो वैल्यू आई है वो 5π/6 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1 का। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 देखते हैं हम। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दिया हुआ हमें। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लेते हैं सेकेंट x इज इक्वल टू -2। तो इसका गिवन फंक्शन लिया, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, काज का। तो काज x की वैल्यू हो गई -1/2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो काज थीटा नेगेटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में। तब हमने फंक्शन की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक निकालनी है। तो 1/2 वैल्यू जो है वो एंगल किस पर होती है, कास की π/3 पर होती है, यानी कि 60 पर होती है। तो इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का क्या तरीका है, π-θ।
तो हमने लिख दिया वही x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 2π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास है क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा। तो ये वो हमने लिखा। उसके बाद हमने एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक वैल्यू आ गई हमारे पास 4π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू बन रही थी वो थी 2π/3, थर्ड में बन रही है 4π/3। तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। तो एक और पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब है जी cot थीटा इक्वल टू 1/√3। ये हमने फंक्शन ले लिया। ये हमारा गिवन फंक्शन है, ये हमने लिखा। अब cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3। अब √3 हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। और √3 किस एंगल पर होता है, π/3 पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास क्या आ गया, π/3 आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा। इसको आपने सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेने के बाद, तो वैल्यू क्या आ गई, 4π/3 आ गया। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इस पूरी चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में वही काम हमने करना है जो हमने क्वेश्चन 1 में सीखा है। बेसिक काम वही है, बाकी थोड़ा सा चेंज आएगी। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम ले लेंगे। ये हमने लिया tan स्क्वायर थीटा 1/3। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। और जब हम, आपको पता है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लगाते हैं। तब यहाँ पर दो केसेस बन गए, एक tan की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो जाएगा, दूसरा tan की नेगेटिव वैल्यू के लिए होगा। तो यही हम कर रहे हैं अब। तो हमने केस 1 लिया पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो tan थीटा पॉजिटिव है कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। और ये वैल्यू किस एंगल पर होती है, 30 एंगल पर होती है, यानी कि π/6 पर। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक वैल्यू लिख लेंगे। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पाई प्लस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया 7π/6। इसके बाद केस 2 में नेगेटिव वैल्यू ले ली हमने। अब tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल वही है जो पहले लिया था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो चेंज नहीं हो रही। तो π/6 रेफरेंस एंगल बन गया। अब क्वाड्रेंट 4 और 2 के मुताबिक जो भी एंगल बनता है वो हम निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेंट 2 में एंगल को हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो ये वाला पाई माइनस थीटा लिख दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई किया तो 5π/6 आ गया। क्वाड्रेंट 4 में क्या लिखते हैं, 2π माइनस थीटा। ये 2π माइनस थीटा लिखा, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 11π/6 आ गया। तो अब हमारे पास पहले केस में 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, दूसरे केस में भी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, टोटल वैल्यूज़ हो गई हैं 4। तो इन 4 वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। और सेट जो होता है उसके अंदर एलिमेंट की जो तरतीब है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आए हैं उसको मैंने तरतीब से लिखा है। मतलब छोटा एंगल पहले लिखा है, फिर उससे बड़ा एंगल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लिखा है। तो आप इस तरतीब से लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तरतीब की सेट के एलिमेंट्स में कोई अहमियत नहीं होती। सेट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन तरतीब की कोई अहमियत नहीं है।
अब यहाँ पर सेकंड पार्ट हम देखते हैं। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा में दिया हुआ है 4/3। तो ये हमने लिखा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया तो +-2 ओवर √3 हो गया। कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लिया ताकि हमारे पास साइन की शक्ल में फंक्शन चेंज हो जाए। अब यहाँ पर फिर दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दो केसेस बन गए। केस 1 में पॉजिटिव वैल्यू ले ली हमने। अब साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड थीटा क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, तो ये हमने ले ली। और √3/2 यानी कि π/3 एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये 60 का एंगल हमने ले लिया, तो बनता था। अब क्वाड्रेंट 1 में एंगल को हम लिखते हैं सिर्फ थीटा, वो π/3 हो गया। और क्वाड्रेंट 2 में हम क्या लिखते हैं, π-θ, तो ये π-θ लिख दिया हमने। तो हमारे पास अब इसको सिंप्लीफाई किया तो पहले केस के मुताबिक दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब केस 2 में नेगेटिव वैल्यू ले ली। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, क्वाड्रेंट 3 में और 4 में। रेफरेंस एंगल आपको मैंने बताया था वो चेंज नहीं होता, यहाँ पर दोनों केसेस में सेम होता है, तो वो वही π/3 है। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक एंगल लिखेंगे हम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, π+θ, थीटा लिख दिया π+θ हमने। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया 4π/3। क्वाड्रेंट 4 में हम क्या लिखते हैं, 2π-θ, तो 2π-θ हमने लिखा, सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारा सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। सॉल्यूशन साइड लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर मैंने फिर वही बात कि मैंने तरतीब से लिखा है, तरतीब से लिखा हुआ ज़रा थोड़ा खूबसूरत लगता है, बाकी लिखने ज़रूरी हैं, तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 देखते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हम। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा। सेकेंड थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल ले लिया हमने। तो रेसिप्रोकल लेने से रकम क्या होती है, उलट जाती है। अब यहाँ पर फिर cos थीटा की दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दो केसेस बन गए, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, दूसरा नेगेटिव वैल्यू के लिए। अब cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये वाली वैल्यू किस एंगल पर होती है, 30 पर। cos की वैल्यू 30 पर होती है, यानी कि π/6 पर। तो हमारे पास क्वाड्रेंट 1 है और 4 है। 1 में एंगल तो वही लिखते हैं, थीटा होता है। फोर्थ में एंगल क्या होता है, π-θ। फोर्थ में एंगल को हम क्या लिखते हैं, 2π-θ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हम लिखते हैं 2π-θ। इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, तो ये हमारे पास पहले केस के मुताबिक वैल्यूज आ गए। अब केस 2 में नेगेटिव वैल्यू ले ली है। cos नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल सेम है, वही केस 1 वाला, π/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिखते हैं, π-θ, तो ये π-θ लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। और क्वाड्रेंट 3 में क्या लिखते हैं, π+θ, तो ये π+θ लिखा, सिंप्लीफाई किया और वैल्यूज आ गई। तो दोनों केसेस के मुताबिक हमने कर लिया। अब फिर सॉल्यूशन साइड लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अब हम और देखते हैं। तो नेक्स्ट में पार्ट 4, ये हमारे पास गिवन एंगल हो गया, ठीक है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इसको लिखेंगे हम cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पहले मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है, तो tan स्क्वायर थीटा 3 के बराबर हो गया।
tan थीटा प्लस माइनस √3 हो गया। दो केसेस बन गए हैं, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ले ली हमने। tan पॉजिटिव का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये वाली वैल्यू किस एंगल पर होती है? π/3 पर होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक ये हमारा थीटा बन गया, तो ये हमने लिख लिया। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं? π+θ। ठीक है, ये π+θ हमने लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 4π/3। इसके बाद केस 2 में नेगेटिव वैल्यू ले ली है। tan नेगेटिव कहाँ पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल वही रेफरेंस π/3। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका π-θ। तो ये थीटा की वैल्यू लिख दी π/3। तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक एंगल आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक लिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखते हैं? 2π-θ। तो ये 2π-θ लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक एंगल आ गया। तब हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। पहले केस के मुताबिक दो वैल्यूज़ आई थी, दूसरे केस के मुताबिक दो वैल्यूज़ आई थी, उनको हमने तरतीब से लिख दिया। स्मॉलेस्ट एंगल पहले, उसके बाद बड़े एंगल की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें तो ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इसको अब हमने लेना है और सॉल्व करना है। तो ये गिवन इक्वेशन लिखी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देखें तो ये वाली शक्ल दे सकते हैं स्क्वायर वाली, √3 tan थीटा का स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं, ये 2 आ गया। ठीक है जी। ये वाली रकम जो है ये a हो गई और ये रकम b हो गई, और ये रकम जो है b का स्क्वायर हो गई। तो आप देखें यहाँ क्या बन गया, a² + 2ab + b² = 0। तो इसको आप स्क्वायर वाला फार्मूला लगाकर a + b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने a + b² लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया, तो ये आ गया। फिर 1 को राइट साइड पर ले गए, -1 हो गया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/√3। अब आप देखें थोड़ा ही चेंज थी, अब बाकी काम वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब tan थीटा नेगेटिव आया है। कहाँ नेगेटिव होता है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यही हमने लिख दिया। और एंगल यहाँ कौन सा बन रहा है? π/6 बन रहा है। 1/√3 π/6 पर होता है tan थीटा। तो ये हमारे पास आ गया ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका π-θ। तो ये थीटा की वैल्यू डाल दी हमने π/6। तो ये थीटा निकाल लिया हमने 5π/6। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं? 2π-θ। तो ये 2π-θ लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 11π/6 आ गया। तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो ये दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे बाकी क्वेश्चंस को। तो ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें आप देखें आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, tan थीटा और सेकेंड थीटा। तो अब तक हमने जो काम किया है उसमें सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था। तो हमने यहाँ पर भी वही काम करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं ना, दो फंक्शंस हैं, तो हमने देखना है कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसको हम दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan² थीटा को हम सेकेंड थीटा वाली शक्ल में ला सकते हैं। ये फार्मूला हम जानते हैं कि सेकेंड² थीटा बराबर होता है 1 + tan²θ। अब इस 1 को अगर हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएं
तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया। बाकी आपके सामने है, सेम है। अब हमने क्या किया, ये काम करने के बाद अब इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेकेंड थीटा का स्क्वायर, इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इस जगह से माइनस को आपने कॉमन ले लिया। अब यह रकम क्या बन गई है, ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा। तो इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही आपने लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाकी सेम आ गया। अब ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये कॉमन आ जाएगा, दोनों में मौजूद है, ठीक है जी। तो ये कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, ये चीज़। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में -1 -2 हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब दो फंक्शंस हैं, दो रकमें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक लाजमी 0 है। तो हमने फर्स्ट को 0 लेंगे या सेकंड को, कोई एक लाजमी 0 होगी ना। तो दो केसेस बन गए हैं, इसको अलग लेके चलेंगे हम और इसको अलग लेके चलेंगे। तो केस 1 सेकेंड थीटा +1 = 0, यहाँ से 1 को राइट साइड पे ले गए। उसके बाद रेसिप्रोकल ले लिया, cos थीटा बन गया -1। अब -1 जो वैल्यू है ना एंगल की, यानी कि थीटा की वैल्यू हमने लेनी है ना, और आंसर क्या है -1। तो हम जानते हैं कि -1 एंगल जो है cos थीटा की जो वैल्यू है -1, वो किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल के लिए नहीं है। यानी कि क्वाड्रेंट में मौजूद कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो हम थीटा की जगह लें और आंसर आ जाए -1। तो ये जो एंगल है ऐसा एंगल है जो एक्सिस के ऊपर मौजूद है। एक्सिस जो है वो क्वाड्रेंट बना तो रहे होते हैं लेकिन खुद क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होते। तो ये ऐसी वैल्यू फर्स्ट टाइम आई है जो एक्सिस के ऊपर लाई करती है। cos 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, और 180 का एंगल कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के साथ होता है। इसलिए हमने क्या किया, अब हमने क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं किया। हमने यहाँ नहीं बताया भाई कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल ऐसा नहीं है जिसका आंसर -1 आए और वो एंगल क्वाड्रेंट में मौजूद हो। तो cos थीटा जो है वो -1 के बराबर, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -1। और cos -1 कब होता है, जब थीटा क्या हो, पाई के इक्वल हो, 180 डिग्रीज के इक्वल हो। तो ये पहला केस हमारा हो गया। अब दूसरे केस में ये लिखा हमने, 2 को राइट साइड पे ले गए, रेसिप्रोकल ले लिया, तो cos थीटा बन गया 1/2। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, π/3 पर। तो ये हमारा हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक एंगल हो गया π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक एंगल क्या हो जाएगा, 2π - थीटा। तो 2π - थीटा लिखा, सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास फिर वैल्यू आ गई, और 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आई हैं, उनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 4 कंप्लीट हो गया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर को, ये जो हमने पढ़ा है, इसमें से एनुअल एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।